अब ये जो है ना AWFG का फर्स्ट टेस्ट है, ठीक ना। पॉलिटी का है, ठीक ना। टॉपिक क्या है, ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंपेरिजन है, और फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल 1951 है। तीन ही टॉपिक था। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन रीइंफोर्स डेमोक्रेसी इन इंडिया बाय प्रिवेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड इंश्योरिंग सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। अब आप इसको अगर ध्यान से देखें ना, तो ये क्वेश्चन का मेन फोकस कहाँ पे है, अब बताइए। और क्वेश्चन के कितने पार्ट ये भी बताइए आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मतलब हाउ डज कॉन्स्टिट्यूशन रीइंफोर्स डेमोक्रेसी, ठीक है, इन इंडिया बाय प्रिवेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड सुप्रीमेसी। मतलब रूल ऑफ लॉ और पावर कंसंट्रेशन, ये दोनों को यूज़ करके कैसे डेमोक्रेसी वर्क कर रही है, मतलब कैसे रीइंफोर्स्ड है वो बताना। हाँ, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना डेमोक्रेसी को कैसे प्रमोट करता है विद द हेल्प ऑफ टू थिंग्स, कंसंट्रेशन ऑफ पावर को कम करके और रूल ऑफ लॉ को सुप्रीमेसी करके है। यानी क्वेश्चन के बेसिकली दो पार्ट है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो क्वेश्चन के एक ही पार्ट में उसको पूरा ट्रेस करते हैं। हालांकि फिर भी डिमांड फुलफिल हो जाएगा, पर जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब देखिए इसका बेस्ट इंट्रो क्या हो सकता है, बताइए, तुरंत सोच बताइए, एक नॉर्मल इंट्रो बताइए। मैंने आपको कल बताया था ना कि इंट्रो लिखने के क्या तरीके थे पॉलिटी के। देखिए इसके इंट्रो लिखने के जानते सबसे बड़ा तरीका क्या है, जानते क्या है? दो तरीका है। या तो आप कीवर्ड को डिफाइन कर दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, लेकिन ये बहुत नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि यूपीएससी कब दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को तो सभी को पता है। तो आप एक काम कीजिए ना कि इसका बैकग्राउंड लिख दीजिए कि देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना किसी देश का, वो सुप्रीम लॉ होता है और ये क्या करता है ना कि डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है विद द हेल्प ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। बस सिंपल से चेक्स एंड बैलेंस, दैट्स इट। और अभी मेरे दिमाग में आया कि जैसे दो पार्ट पूछे ना, रूल ऑफ लॉ एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख दें कि दीज टू फीचर्स आर वन ऑफ द बेसिक फीचर, जो कौन से है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूशन ऑफ पावर कहाँ बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर। तो वो थोड़ी पूछा है, वो तो उसका इम्प्लीकेशन बता रहे हैं आप, सेपरेशन ऑफ पावर। नहीं होगा। These are the basic feature of constitution. बेसिक फीचर रूल ऑफ लॉ है, लेकिन वो नहीं है ना कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, लेकिन कंसंट्रेशन हाँ होती है वहाँ पे। हाँ देखो, तो मैंने क्या कहा था ना, चेक्स एंड बैलेंस से स्टार्ट किया था। अब बताइए, अब हेडिंग क्या डालेंगे आप? तो देखिए, तो पहले हेडिंग आप ये डालिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना इन्फोर्स करता है डेमोक्रेसी को, ठीक ना। फिर उसके सब पार्ट डालिए, बाय प्रिवेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ पावर। अब जो है ना इसको आप फ्लो चार्ट से लिख दीजिए। तो बताइए, अब बताइए पॉइंटर आप क्या क्या पॉइंट आ जाएगा। देखिए चूँकि दो पार्ट है ना, ये बताइए कितने नंबर क्वेश्चन है ये, 10 नंबर का। तो बताइए जनरली कितने पॉइंट लिखना चाहिए बॉडी पार्ट में। अगर एक पार्ट है तो 6 पॉइंट, और अगर 2 पार्ट है तो 3 पॉइंट, और अगर 3 पार्ट है तो 2 पॉइंट। हाँ, इससे ज़्यादा आप लिख ही नहीं सकते, इससे ज़्यादा आप लिख ही नहीं सकते, सभी एड्रेस नहीं होगा। तो कम से कम 3 पॉइंट बताइए इसमें कि कैसे जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर को, बताइए। कंसंट्रेशन ऑफ पावर तो इसमें वो डाल सकते हैं ना, जैसा में तो नज़र में आ गया प्रीएम्बल, तो प्रीएम्बल ठीक है। और जैसे मैं बताऊँ तो जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें, जो लिस्ट बना कर रखा है शेड्यूल 7, हाँ ओके, मतलब कि शेड्यूल 7 गुड। एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अपने आप और एक खुद सेपरेशन ऑफ पावर ही तो है। आर्टिकल 50 क्या बात करता है, यस, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को सेपरेट करना है। हाँ, तो वो एक तो वो आप डाट लिख दीजिए। फिर लिख दीजिए ये बेसिक स्ट्रक्चर जो ट्राइन पार्लियामेंट अपनी पावर को इंक्रीज कर रहा था, वहाँ पे जुडिशरी इंटरफेयर किया, बोला कि नहीं भाई थोड़ी कुछ भी करते रहोगे। तो देखिए 3 पॉइंट बस यही लिखना था। अब इसमें क्या था, तीर मारना है। लोग इसी को कहने बहुत कम्प्लीट कर देते हैं। अब सेकंड है कि कैसे सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को इंश्योर करता है, इसमें ऑफ कोर्स आर्टिकल 14, फिर जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 एंड 32, राइट। फिर एक बता दीजिए फ्री इलेक्शन जो होता है ना, जो इलेक्शन कमीशन खुद एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो फ्री इलेक्शन करवाता है सब पोस्ट का। तो मतलब इससे क्या है कि रूल ऑफ लॉ की तो बात कर रहा है ना, बस हो गया। अब देखिए
देखिए आपको ज़्यादा क्या है ना, वो लोग बहुत हैवी हैवी पॉइंट लिख के आते हैं एग्जाम में, बहुत जनरल पॉइंट लिखना है, नहीं तो 3 पॉइंट है। मैं भी यही जब पढ़ी थी तो मेरे दिमाग में ऐसा लग रहा था कि बहुत जनरल चीज़ है, इसमें कुछ नहीं नहीं बड़ा नहीं नहीं लिखना नहीं, होगा। बस स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। अच्छा। अब बताइए कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन को मतलब जो क्वेश्चन पूछे इसे रीइंफोर्स करके, तो इसको ही हम एसोसिएट करके उसमें कंक्लूड करेंगे ताकि कनेक्ट रहे क्वेश्चन से। तो क्या बताइए, वही तो छोटे लोगों को चैलेंज होता है कंक्लूजन लिखने में। इवन आई बताइए। डू फेस। इसमें लिख देंगे कि आप ऐसा लिख दीजिए कि 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना प्रिवेंट्स ऑटोक्रेसी विथ प्रमोटिंग डेमोक्रेसी एंड इन्फोर्सिंग लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, लीगल अकाउंटेबिलिटी। सिंपल सा है, थोड़ा सा की टर्म लाइए। कंक्लूजन एक सजेस्टिव होना चाहिए और जो है ना यहाँ पे एक फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। ये तो ये इसमें बेफावरट लिखना चाहिए क्या? नो, उसकी जरूरत नहीं है। नहीं 10 है ना, नंबर क्योंकि का। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ डज सीधे, प्रमोट है। हाँ। अगर पूछे कि क्रिटिकली एग्जामिन, जहाँ पे चैलेंज की बात हो वहाँ पे बेफावर लिखा जाता है। अब बताइए इसमें क्या क्वेश्चन था? कुछ नहीं क्वेश्चन था। तो वही ना, देखिए अब लोग सोचते हैं कि नहीं बहुत डिफिकल्ट। अब देखिए सेकंड वाला देखिए। अच्छा एक और चीज़, जैसे अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोली थी, आप सुने नहीं थे, वो भी तो लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी। कॉन्स्टिट्यूशन उसमें लिखिए, रूल ऑफ लॉ में। हाँ वही होता है, इट लिमिट्स द पावर। हाँ वही ना, आप लिख सकते हैं पर ध्यान से 3 ही पॉइंट लिखना है एक पार्ट में, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। हाँ नहीं तो डिसबैलेंस हो जाएगा। हाँ, और क्या। इसमें 4 डाल दिया। हाँ, ताकि उसने कि आदमी स्ट्रक्चर है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड की जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। हाँ, अब ना प्रॉपर्टी राइट अब ना याद हो ना, सिर्फ जानते क्या amendment याद है, है। अब याद होगा, आज के बाद आपको कभी नहीं भूलेगा। देखिए क्योंकि इसमें इतनी- मुझे सबसे पहले नहीं, ये बताइए पहले, याद आया। पहले आप ये बताइए हम्म। कि इस क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं? डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया विद कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस एंड की जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो लिखना, एक क्या क्या जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है वो लिखना। जुडिशियल स्फीयर में जो बातें लेकिन की जानते गई क्या है, हाँ। इसको एक ही पार्ट में लिखना ज़्यादा सही होगा। क्यों जानता हूँ? क्यों? क्योंकि जो पार्लियामेंट करता गया वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और जो जुडिशरी करता गया वो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। तो जो मिलके तो जुडिशरी उसको काउंटर कर रहा था ना, तो एक ऑर्डर बना रहे, इसलिए दोनों को साथ लेना जरूरी है। हाँ, तो जो हम लोग मतलब जो डीपीएसपी में पढ़ते हैं वही वाला लिख देंगे। अब देखिए वो तो ठीक है। अब बताइए इसका पहले बताइए इंट्रोडक्शन। चलिए इंट्रोडक्शन बताइए क्या लिखेंगे। प्रॉपर्टी का पूछा है तो वेलफेयरिज्म इगलिटेरियन करके कुछ लिख देंगे। सीधे सिंपल ये लिखिए कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना वाज फंडामेंटल राइट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19 एंड 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बस सिंपल सा है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं भर करना है भाई, तीर नहीं मारना है अच्छा। बस। हाँ देखिए मैंने वही लिखा था। अब देखिए इवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स में देखिए क्या है ना। अब बताइए स्टार्ट कैसे करेंगे, आपको याद ही ना होगा, मुझे पता है। क्यों? देखिए शंकरी प्रसाद वाले से, वो संघी प्रसाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है, वहीं से शुरू हुआ था। वो तो पार्लियामेंट की पावर को अमेंड करने से है। देखिए फिर गोलकनाथ। आप यहाँ इसको ऐसे स्टार्ट कीजिए, मैं बताता हूँ। देखिए कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 क्लास 1 एंड आर्टिकल 31 टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट, ठीक ना। इसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। अब देखिए आपको पता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया को लगा कि हमको डेवलपमेंट करना है, रोड का डेवलपमेंट करना है, तो हमको प्रॉपर्टी चाहिए, लोगों की लैंड चाहिए। और चूंकि उसमें प्रॉपर्टी क्या थी, फंडामेंटल राइट थी, तो हम लैंड ऐसे ले नहीं सकते थे। तो उस लैंड रिफॉर्म को लाने के लिए पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट लाया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951, जिसमें उन्होंने 2 सिस्टम को ऐड कर दिया, 31A 31B। 31A बोलता है कि स्टेट जो है ना किसी भी लैंड को ले सकता है फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, और 31B बोलता है कि कोई भी ला अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया गया है तो उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती। कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट जो है ना अब लोगों की प्रॉपर्टी को ले सकता है ना। ये आया। फिर जो है ना, फिर क्या हुआ कि फिर जो है ना 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है ना। क्योंकि आपको पता है कि इसके बीच में क्या आया था, गोलकनाथ केस आया था, तो जिसमें पार्लियामेंट ने कहा कि नहीं आप मनमानी कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। हाँ, फिर इंदिरा गांधी ने 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 में उसने फिर से बोला क्या, 31C ऐड कर दिया। और 31C में जानते हो उसने क्या बोला,
31C में उसने जो है ना 39B और 39C ऐड कर दिया हाँ, कि ये कि breach देयर हो। शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड देयर शुड बी नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ 39C में यस यस है ना। तो उसने इसका रेफरेंस दिया और बोला कि जो है ना अब इसमें जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकता है ना। तो जुडिशरी ने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ठीक है कि तुम जो है ना इक्वालिटी लाना चाहते हो, लेकिन ये भी तो देखो कि भाई आर्टिकल जो 19 राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है, तुम ऐसा थोड़ी किसी को कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई अब मैं आऊँगा एक केस लेकर के, और उसका नाम है केशवानंद भारती केस। उन्होंने बोला कि नहीं लैंड रिफॉर्म करो, लेकिन प्रॉपर्टी जो है ना मनमानी तरीके से आप नहीं ले सकते, प्रॉपर कंपनसेशन दो, अगर लेना चाहते हो प्रॉपर कंपनसेशन दो। ये है। फिर इसी बीच में आ गया इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको प्रॉपर कंपनसेशन और फेयर कंपनसेशन देना पड़ेगा और आप मनमानी कुछ चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए जुडिशरी और के बीच क्या हो रहा है यहाँ पे, टसल, और उसी समय क्या हो जाता है, इमरजेंसी लग जाती है, और कौन सी गवर्नमेंट आ जाती है, जनता पार्टी। और वो जानते क्या है, वो बोलती है कि नहीं भाई ये टसल को ही खत्म कर देते हैं, हम राइट टू प्रॉपर्टी को हटा देते हैं। तो उसने लाया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, और उसने 31 को ही रिपील कर दिया लो, और लगा दिया 31 है, अरे 300 है इन्होंने। अब जो है ना हो गया कॉन्स्टिट्यूशन राइट। ठीक बताइए, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अब जो है ना गवर्नमेंट चाहे तो किसी की प्रॉपर्टी ले सकता है। नहीं किसी को नहीं ले सकता, बट आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के सर नहीं चढ़ेंगे कि मेरा राइट चला गया है। नहीं, अभी भी जा सकते हैं डायरेक्टली, यही मैं चेक कर रहा था 300 को लेकर। हाँ देखिए कैसे सुप्रीम, देखिए कोई भी चीज़ अगर फंडामेंटल राइट से हट गया है और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। हाँ अब देखिए यहाँ पे आपकी जो प्रॉपर्टी है ना, गवर्नमेंट दो तरीके से ले सकती है। कोई पार्लियामेंट से लॉ पास करके, तो यदि पार्लियामेंट से लॉ पास करके आपकी प्रॉपर्टी ले रही है ना, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते। और लेकिन अगर गवर्नमेंट सीधे ले कि भाई ये मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, मेरे को ऐसा करना है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अपील करते कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है, तो ये लेजिस्लेटिव एक्शन से इम्यून हो गया है, लेकिन एग्जीक्यूटिव एक्शन से इम्यून अभी भी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो है ना मेरे को किसने बताया था, मतलब कोई देखा था लेक्चर है, उसमें उसने बताया था। तो ये है। आप देखिए तो इसने क्या किया ना कि ये ला दिया, लेकिन जानने का दिक्कत एक और थी, फिर हटा तो दिया, लेकिन दिक्कत ये थी ना कि जो 39B और C था ना, ये क्या बोलता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडिया में एक और आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, आर्टिकल 19 राइट टू प्रोफेशन। उन्होंने बोला कि भाई मैं अपना काम करूंगा ही, मेरे पास जमीन बहुत ज़्यादा, मैं क्या करूँ। तो अब देखिए जनरली क्या होता है ना कि फंडामेंटल राइट जो है ना DPSP से ऊपर होता है। एक कौन से केस में बोला गया है, चंपकई दोराजन केस में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें कौन से केस में, मिनर्वा मिल केस में, कि ठीक है चूँकि राइट टू चूँकि क्या है ना कि इंडिया में सोशल जस्टिस को प्रमोट करना है, इसलिए इस केस में DPSP जो है ना प्रिवेल करेगा अगर फंडामेंटल राइट और में कंफ्लिक्ट हो रहा है आर्टिकल 14 और 19 में, आर्टिकल 39B और C में। ये किसमें कहा गया, मिनर्वा मिल केस में। ये पूरी हिस्ट्री थी राइट टू प्रॉपर्टी की। तो आपको वहाँ से उठाना था और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर किया, ऐसे लेकर आना था। ये पूरा स्टोरी फॉर्मेट में था। अब लोग क्या है ना इसी को गलत करके चले जाएंगे। तो ये मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा सा क्वेश्चन टफ था, ये थोड़ा सा टफ था, और ये प्रीलिम्स में भी पूछ सकते, ध्यान रखना। तो ये पढ़ा था, ये सब मतलब बैक ऑफ माइंड था ये। हाँ ये मेरा अच्छा से क्लियर है ना। अब देखिए, अब इसमें कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन इज द इसमें, हाँ देखिए सिंपल से देखिए क्या है ना कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से लीगल राइट में चेंज करना गवर्नमेंट का एक प्रूडेंट स्टेप है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके द्वारा इंडिविजुअल राइट्स और सोशल जस्टिस के बीच बैलेंस को मेंटेन किया है। क्योंकि पहले वो फंडामेंटल राइट था तो उसमें बैलेंस किया है, बस सिंपल सी बात है। तो देखिए ये तरीका होता है, ये बेसिकली ऐसा हो गया। नहीं तो कंक्लूजन किस उसमें सोचेंगे डायरेक्शन, वो मैं बताऊंगा आपको अलग से, अभी पहले इसको खत्म कर लेते हैं। फिर देखिए थर्ड वाला देखिए, इन व्हाट मैनर डज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन डिफाइंस द डायनामिक्स बिटवीन द लेजिस्लेटिव पावर एंड जुडिशियल अथॉरिटी इन द कंट्री। ये बताइए क्वेश्चन का कोड डिमांड क्या है और कितने पार्ट है बताइए। इन व्हाट मैनर डज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन डिफाइन डायनामिक्स बिटवीन लेजिस्लेटिव पावर एंड जुडिशियल अथॉरिटी इन द कंट्री।
कोर डिमांड क्या है पहले बताइए। ये लेजिस्लेटिव और जुडिशियल अथॉरिटी के पर्सपेक्टिव में बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर का क्या रोल है दोनों के बीच में बैलेंस लाने के लिए, बस सिंपल सी है। बस ये मतलब एक ही पार्ट है क्वेश्चन, जिसमें दो पार्ट नहीं है। लोग बोलेंगे कि ये ना ये अलग रहे, नहीं, वो दोनों के बीच बैलेंस करने के लिए इसको लाया गया है। तो अब बताइए कि इसका इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे। ऑब्वियसली बेसिक स्ट्रक्चर, हाँ, सिंपल सी बात है, सोचना ही नहीं है। देखिए सिंपल सी बात है, बस सीधे लिख दीजिए। अब बताइए बॉडी पार्ट में क्या लिखेंगे कि देखिए लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच बैलेंस करना है, तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का क्या रोल है ये बताना है, तो दोनों के बीच बैलेंस लाने के लिए ये पूछ रहा है क्वेश्चन। बताइए क्या लिखेंगे। देखिए आप सिंपल ये लिखिए ना, देखिए चीज़ों को सिंपलीफाई, देखिए ये तो ये बेसिक स्ट्रक्चर क्यों लाया गया है, क्योंकि पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर रही थी। तो आप पहले आप ये लिखिए कि लेजिस्लेटिव पावर, फिर उसको एक्सप्लेन कीजिए कि अंडर दिस पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 है ना, 368। फिर लिखिए उसके नीचे जुडिशियल रिव्यू, फिर लिखिए कि जुडिशरी हैज़ पावर टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द लॉ व्हिच हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। तो फिर लिखिए कि ये है, फिर लिखिए कि बेसिक स्ट्रक्चर डोक्ट्राइन ने ये हेल्प करता है कि कितना पार्लियामेंट क्वेश्चन को चेंज कर सकती है और कितना नहीं कर सकती है। एग्जाम्पल दीजिए, कौन से किसका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन लाया था? इंदिरा गांधी। और उसने क्या लाया था कि जो है ना ये कर दो वो कर दो, मतलब कि जो है ना पार्लियामेंट के पास बहुत सारी पावर है। तो उसको काउंटर किया गया किसमें? 1978 में 1978 में काउंटर किया गया, और फिर मिनरल मिल के 1988 में काउंटर किया गया। तो आप एग्जाम्पल दीजिए यहाँ पे कि इसको लाया गया पार्लियामेंट के द्वारा, इसको काउंटर किया गया किसके द्वारा? इसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डोक्ट्राइन। बस ये तो लिखना है। क्योंकि देखिए फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में जो बैलेंस बताया गया है ना मिनरल मिल केस में, वो इसी को नजर में रखते हुए किया गया, किसको? बेसिक स्ट्रक्चर को ही नजर में रखते हुए किया गया था। बस हो गया, इसको करना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। तो कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट जो है ना पार्लियामेंट्री सुपरमेसी को ला रही थी, और जुडिशरी जो है ना उसको बैलेंस कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी को से बैलेंस कर रही थी। ये आपको कंक्लूजन में इसको लिख सकते हैं ना। हाँ ये है, बस यही है। अब देखिए इसमें क्या था, लोग सोचते हैं कि बहुत टफ है, कुछ नहीं है, यही है। इसको इसी को बस एक्सप्लेन करना है, और क्या, यही है इसका कोर्ट डिमांड है। बस एग्जाम्पल और ऐड कर देना है, बस हो गया। मैंने केवल दो ही एग्जाम्पल दिया है ना, मैंने केवल 2 ही एग्जाम्पल दिए। फिर मैंने यहाँ पे ये बता दिया था कि कौन कौन से फीचर है बेसिक स्ट्रक्चर के, नहीं तो जुडिशरी ये है ये है, बस हो गया। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है भाई, मतलब वो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया कि टफ लग रहा है, लेकिन कहने क्या वही ना। देख मेरे अंदर क्या, मेरी सबसे उसकी आदत है, मैं चीज़ों को वो सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अब देखिए मेरा क्वेश्चन पेपर, देखिए क्वेश्चन पेपर ऐसा मिलता है ना, देखिए मैं कैसे कर देता हूँ, देख लीजिए ना। मैं क्वेश्चन लिखने से पहले ऐसे ये देखिए, सोचिए 1 घंटे में मैं सब करके बैठ जाता हूँ, फिर मैं सीधे लिखता हूँ क्वेश्चन। मेरे को 4 मिनट लगता है क्वेश्चन लिखने में, मेरे को टाइम इसी में जाता है। ये पहले मैं सोच लेता हूँ कि मुझे क्या किस पॉइंट में लिखना है, ताकि मैं क्वेश्चन से डाइवर्ट ना हूँ। ये अच्छा तरीका होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। Despite their shared origin, the judicial system in India and the UK has evolved differently over time. In this context, compare and contrast the judicial practices between two nations. अब देखिए जिसको ऑप्शनल PSIR नहीं था ना, थोड़ा सा इसके लिए टफ था, क्योंकि थोड़ा स्पेसिफिक पूछ दिया ना। जुडिशरी से रिलेटेड बताना है कि इंडिया के बीच डिफरेंस है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटर तो थोड़ी जानते भी रहते हैं, जुडिशरी से रिलेटेड, तो थोड़ा सा टफ था, मान सकता हूँ, पर इतना भी टफ नहीं था। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये बताइए इसमें आप कंक्लूजन अरे इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे? जुडिशरी के बारे में गलत। शुरू में क्या लिखा है कि डिस्पाइट देयर शेयर ओरिजिन, तो शेयर ओरिजिन क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों के पास है ना। आप लिखिए ना कि बोथ कंट्रीज है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। इंडिया अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यू टू ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी, है ना, ऐसे कुछ बता दिए। जो बोले शेयर लीगेसी, ये इसमें लिख दीजिए, सिंपल सी है। अब देखिए कि दोनों के बीच क्या करना है, कंपेयर करना है, जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया एंड यूके। तो अब देखिए ये बताइए, कभी भी जब कोई ऑर्गेनाइजेशन हो और उसके बीच क्या करना हो, कंपेयर, तो उसका जो स्टार्टिंग है ना, कहाँ से करना चाहिए?
अपॉइंटमेंट से, क्योंकि कोई भी बॉडी का स्टार्टिंग अपॉइंटमेंट से, फिर टेन्योर से, फिर उसके वर्क डिलीवरी से, फिर उसके इंडिपेंडेंसी से, फिर उसके फंड से है। तो देखिए अपॉइंटमेंट में इंडिया में जुडिशरी का अपॉइंटमेंट कोलेजियम सिस्टम से होता है। ब्रिटिश में जुडिशरी का अपॉइंटमेंट सीधे एग्जीक्यूटिव करता है विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड चांसलर। टेन्योर इंडिया में जुडिशरी का टेन्योर फिक्स है 65 मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट के जज का। इंग्लैंड में कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जनरली 70 तक रहता है। थर्ड, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है, यूके में पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है। फोर्थ, इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन है आर्टिकल 13, 32, 226 है। वहाँ कोई ऐसा जुडिशियल रिव्यू नहीं, चूँकि पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है। इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है जनरली एज कम्पेयर टू ब्रिटेन। बस हो गया। तो मैंने अपॉइंटमेंट से स्टार्ट किया, टेन्योर, वर्क डिलीवरी, जुडिशियल रिव्यू, खत्म कर दिया। 5 पॉइंट लिखना था, डिफरेंस हो गया, खत्म हो गया, चूँकि 10 नंबर क्वेश्चन ही है। अब बताइए, इसी को लोग कहते हैं कि भाई बहुत टफ आ गया। बताइए आपको इसमें क्या नहीं पता था? ऊपर वाला नहीं पता था। क्या नहीं पता था? अच्छा, चांसलर वो ठीक है मान लीजिए, लेकिन ये बताइए अब इसमें क्या आपको मतलब वही देखिए क्या है ना, चीज़ों को सिंप्लीफाई करना सीखा करें, अपने लिमिटेड नॉलेज का ही कैसे यूज करना है, दैट्स इट। अब बताइए इसका क्या वो क्या लिखेंगे आप? कंक्लूजन कि देखिए दोनों में जो है ना अंडरलाइन डिफरेंस है, फिर भी दोनों का पर्पस क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल है, और उसी को मेंटेन करने की ज़रूरत है, दैट्स इट। हाँ अरे मैंने वही लिखा है, देखिए ना, अल्टीमेट एम शुड बी वेलफेयर ऑफ पीपल, दैट्स इट। तो देखिए मतलब क्या है ना कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है भाई, देखिए हमेशा आपको सजेस्टिव रहना है, बस हो गया है। देख लीजिए, अब चलते हैं 15 नंबर वाले क्वेश्चन में। अब 3 जो है ना 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, ये वाला देखिए। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर द रिप्रेजेंटेशन, नहीं, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल करप्ट प्रैक्टिसेस, व्हाट कंस्टिट्यूट करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल 1951 एंड आल्सो डिस्कस द चैलेंजेस इन करिंग सच माल प्रैक्टिसेस एंड सजेस्ट मेजर्स। अब देखिए लोग बोलेंगे ये तो स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया आरपीए पर, लेकिन कुछ स्पेसिफिक नहीं है, मैं बताता हूँ। ये बताइए इसके पहले कितने पार्ट हैं बताइए? इसमें पहले तो बोला कि क्या होते हैं करप्ट प्रैक्टिस, हाँ वो लिखना पड़ेगा, फिर उसके चैलेंज क्या है उसको हैंडल करने में, तो उसके मेजर्स है। 3 पार्ट हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है, यानी सब में हमको 4-4 पॉइंट लिखना है, 4 3 12। अब बताइए इसका इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे? आरपीए के बारे में। हाँ सीधे लिख दीजिए कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल 1951 है हैज़ बीन ब्रॉट फॉर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री। 300 इलेक्शन, बस सिंपल, कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है। अब देखिए कौन कौन सी करप्ट प्रैक्टिस है। जैसे ये आप इतना स्पेस लिखे, इतना स्पेस लिए हुए हैं लिखने में, एक लाइन पे 4 ही शब्द आए, हम लोग लिखते हैं तो एक लाइन में पता तो ये थोड़ा सा आप इम्प्रूव कीजिए। तो यही तो बोल रहा हूँ कि आप आंसर लिखिए तब ये सब होगा भाई, कि थोड़ा सा फैला के लिखिए यार भाई जरूरी है। ऐसा लगता है कंटेंट की कमी होगी। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है यार। देखिए अब देखिए करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर आरपीए एक्ट, ये तो कौन सी प्रैक्टिस है? एक तो कि कोई घूसखोरी, तो ब्राइवरी। सेकंड, किसी को जबरदस्ती कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी। थर्ड, कि जो है ना रिलीजन और कास्ट के नेम पर वोट मांगना। फोर्थ है, कोई आप रिलीजियस सिंबल यूज नहीं कर सकते हैं, कि हिंदू का जैसे कोई यूज़ कर लो टेम्पल्स वगैरह, ये नहीं कर सकते आप। फिर फिफ्थ बूथ कैप्चरिंग, यही तो है, उसमें क्या तीर मारना है? हाँ बस इन्फ्लुएंस, ब्राइवरी, कास्ट के नाम पर नहीं मार सकते, सिंबल यूज नहीं कर सकते, बूथ कैप्चरिंग नहीं कर सकते, बस यही तो है। अब सेकंड क्या है, क्या चैलेंजेस आते हैं? अब भाई चैलेंजेस क्या आएगा? मनी मसल पावर यूज करते हैं लोग, है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इलेक्शन पावर कम है, वो किसी भी पार्टी को रजिस्टर कर सकता है पर नहीं कर सकता। और दूसरी बात, पैड न्यूज चल रहा है आजकल, मिस इन्फॉर्मेशन से, वो भी डिजिटल लिटरेसी, राइज ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चल रहा है, कांग्रेस डायनेस्टिक्स, बीजेपी जो चल रहा है, अनंत क्या है। हाँ ये हो गया। अब देखिए, हाँ इलेक्टोरल लिटरेसी कौन है। फिर ये भी पॉलिटिकल फंडिंग भी चलने गए, कोई भी किया जा रहा है दान, बस बहुत जनरल चीज़ें हैं यार। अब देखिए इसके मेजर्स क्या हैं? वही कि पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ज़्यादा पावर दो, फिर जुडिशरी को थोड़ा
इन्वॉल्व करो, जुडिशियल रिव्यू, फिर टाइम बाउंड फ्रेमवर्क लाओ भाई कि इलेक्शन इतने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। थोड़ा सा जो है ना फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाओ कि कौन फंड कर रहा है पॉलिटिकल पार्टी को। अब बताइए, लेकिन तो क्या है, थोड़ा सा नंबर आपको और लाना है ना तो एक काम और कीजिए आप, रिफॉर्म्स को यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। और ये बहुत अच्छा तरीका है। ये एक्चुअली क्या है, ये मैं खुद भूल गया था, सर ने बताया। उन्होंने बोला कि एक तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और एक तो लीगल रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल में 2, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और पावर दो और जुडिशरी को इन्वॉल्व करो। ये हो गया इधर। लीगल में टाइम बाउंड लाओ पहले, उसको फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाओ, है ना। वोटर अवेयरनेस लाओ, स्वीप इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया था। अब बताइए, तो उससे लगेगा कि भाई कितना ऑर्गेनाइज्ड है। बताइए कि यहाँ भी 2 पार्ट कर दिया इसमें। लो तो वही ना, देखिए नॉलेज वही देखिए, आंसर नहीं कि लोग बोलते कि भाई मेरे पास नॉलेज है, मैं आंसर तो लिख ही लूँगा। अरे भाई वहाँ पे लिखना नहीं है भाई, बेटर लिखना है वहाँ पे। वो मकड़ी। अब बताइए इसका क्या लिखेंगे कंक्लूजन। सिंपल सा है कि देखिए इलेक्शन जो है ना डेमोक्रेसी का पिलर है। तो अगर हमको डेमोक्रेसी को मेंटेन करना है ना तो हमको इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करना पड़ेगा। और ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंट्रोडक्शन में भी तो ये लिखा था, मैंने ये लिखा था, उसमें मेंशन क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा था कि इलेक्शन थोड़ा फिलोसफिकल होकर के कि इलेक्शन इज द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी एंड टू इंश्योर डेमोक्रेसी वी हैव टू मेक इट more fair with the help of all stakeholder, voters, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट, ऑल स्टेकहोल्डर। ऐसे वही आर्टिकुलेशन ऑफ आंसर जिसको बोलते हैं ना। जो बोले अभी ना कि गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन, इसको बॉडी में भी डाल सकते थे हम जो रिफॉर्म पे है। ऑफ कोर्स, वही तो इनोवेशन, उस 5 मिनट में कैसे इनोवेशन आप ला सकते हैं। अब मेरे मन में नहीं है उसमें, तो मैंने नहीं किया। वही ना कि देखिए देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। ऐसे तो कोई ऐसा परफेक्ट कभी नहीं होता है, नेवर परफेक्ट है। तो ये हो गया। अब इसमें क्या था, आपको हर चीज़ पता, जो बता रहा हूँ मैं, हर चीज़ पता है। देखिए 6th क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ DPSP ऑफ स्टेट पॉलिसी, इफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट इन्फोर्सिबल, व्हाट वाज द रेशनल बिहाइंड इंक्लूडिंग देम इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इज देयर अ केस फॉर लीगल इन्फोर्समेंट ऑफ DPSP। अब बताइए इसका कोड डिमांड क्या है। यही कि DPSP अगर इन्फोर्सेबल नहीं है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लाया गया है, ठीक ना। अभी बोल रहा है कि क्या इसके लिए कोई लीगली इन्फोर्स कोई ला है, मतलब कैसे इसको इन्फोर्स कर सकते हैं। ये बताइए इस क्वेश्चन के कितने पार्ट है, पहले बताइए। 2, एक्चुअली 3 पार्ट है। एक कौन सा, यानी क्या है, बहुत लोग इसको मिस कर गए थे। यानी क्या है, ये यहाँ तक जो पूछा है ना, ये भले स्टेटमेंट दिया है, पर पहले आप ये बताइए कि DPSP को नॉन इन्फोर्सेबल बनाया क्यों गया है। वो उस समय सिनेरियो के हिसाब से बनाया क्यों। फिर बोलिए जो है ना कि नॉन इन्फोर्सेबल बनाएंगे, फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों ला गया। पहले उसको नॉन इन्फोर्सेबल क्यों बनाया गया, फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों ऐड किया गया। ये सेकंड पार्ट। फिर थर्ड कि क्या कोई इसका ला है, कैसे उसको इन्फोर्स करे। अब बताइए इसका वो बताइए आप क्या। DPSP इंट्रोडक्शन बताइए। हाँ, वेलफेयरिज्म, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयरिज्म। सीधे लिख दीजिए कि DPSP अंडर पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 36 to 51। सिंपल सी बात है। वो उसके फीचर जो है ना बॉडी पार्ट में लिखिए ना, अभी क्यों उसको टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ और क्या। फिर उसमें लिखिए कि द रीजन फॉर नॉन इन्फोर्सिबल ऑफ द DPSP, लैक ऑफ रिसोर्स दैट टाइम, उसमें लैक ऑफ रिसोर्स था। सेकंड, अनअवेयर सिटीजंस, अनअवेयर एंड मोस्ट ऑफ द डाइवर्सिटी। भाई चूंकि वन साइज फिट्स फॉर ऑल काम नहीं कर सकता ना, इसलिए बोले चलो भाई स्टेट अपने अकॉर्डिंग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट कि इसको जो है ना वो क्यों बनाया गया है, इंक्लूड क्यों किया गया। फिर तो चूंकि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयर स्टेट की डिमांड किसमें, DPSP में है। सेकंड, ये बैलेंस करता है फंडामेंटल राइट को। थर्ड, ये स्टेट को गाइड करते हैं कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाए। फोर्थ, ये जुडिशियल इंटरवेंशन में हेल्प करता है। बस यही तो है, कुछ नहीं। इसमें लोग बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट है। अब बताइए इसके मेजर्स क्या है। तो नहीं, मेजर बोलता हूँ, ये लीगल इन्फोर्समेंट। तो यस कि पार्लियामेंट है ना ला बना सकती है, जैसे मनरेगा एक्ट लाई है। हाँ, मनरेगा एक्ट लाई गई है ना। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो लाया गया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लाया है। बस ये तो लिखना है। हाँ, अब बताइए चूंकि इसमें क्या लिखे हम लोगों ने, चैलेंजेस, तो वे लिखना मस्ट है। यहाँ पे लोग मिस कर देते हैं। तो लिखिए कि देखिए क्या है ना कि अल्टीमेटली जो है ना, इट शुड बी बेस्ड ऑन द अवेलेबल रिसोर्सेज,
कि इसको इम्प्लीमेंट करें कि ना करें। दूसरी चीज़ कि हमेशा जो है ना बैलेंस करो फाइनल और राइट और डीपीएसपी के बीच में। थर्ड चीज़ कि कोई जुडिशरी को हमेशा एक्टिव होना चाहिए कि क्या पार्लियामेंट कोई रूल्स का वायलेशन तो नहीं कर रहा है। बस हो गया। अब बताइए इसका क्या क्या लिखेंगे वो कंक्लूजन। हाँ कंक्लूजन क्या लिखेंगे, सही है। कि अल्टीमेट एम इज टू एस्टैब्लिश द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपल्स। नहीं तो ये इसका जो क्वेश्चन का फोकस क्या है कि इन्फोर्सिबल ना, तो आप ऐसा लिखिए देखिए ना कि एज फार एज इन्फोर्समेंट इज कंसर्न इट शुड बी बेस्ड ऑन द इंक्लूसिव मैनर एंड प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन शुड बी प्रोग्रेसिव, यानी कि मतलब एक साथ कर दो फेज बाय मैनर में करते रहो। क्या ये एक जरूरी है, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे करते रहो। थोड़ा कंटेक्चुअल लाना पड़ेगा ना। अच्छा हाँ ये थोड़ा सा है। बस हो गया, इसमें कुछ नहीं था। देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन। देखना हम लोग ऐसे पूरा सिलेबस जब कर लेंगे ना, देखना आपके पास इतना कंटेंट हो जाएगा ना, है ना। अब देख लास्ट क्वेश्चन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ फेडरल स्ट्रक्चर, हाउएवर इन प्रैक्टिस एंड डिजाइन द बैलेंस ऑफ पावर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। डू यू एग्री? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ये बताइए इसका कोड डिमांड क्या है, अब कितने पार्ट हैं? देखिए पहले तो बोला है, क्या बोला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनविजन अ फेडरल स्ट्रक्चर हाउ इन प्रैक्टिस एंड डिजाइन बैलेंस ऑफ पावर इज टिल्टेड। तो पहले ही दे देना है कि फेडरल स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कौन कौन से कौन कौन से फीचर बताते हैं। हाँ फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड कि सेंटर तरफ टिल्ट है तो यूनि कैसे सेंटर है वो बता पाएंगे, फिर उसका रीजन भी पूछ रहा है। तो मतलब 3 पार्ट है। अब बताइए इसका क्या लिखेंगे, वो इंट्रोडक्शन बताइए। फेडरल स्ट्रक्चर को ही बता देंगे क्या होता है फेडरल स्ट्रक्चर को, कि वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर। लेकिन यानी कि बहुत नॉर्मल हो जाएगा। यानी क्या इसमें फोकस कहाँ पे है कि फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। यानी इसको क्या बोलते हैं, फेडरल भी है यूनिटरी भी, इसको एक टर्म बोलते हैं क्वासी जुडिशियल, क्वासी फेडरल बोलते हैं। केसी वेयर ने बोला था ना, तो वैसा लिखिए ना कि अकॉर्डिंग टू क्वासी वेयर इंडियन फेडरलिज्म इज बोथ है, फेडरलिज्म एंड यूनिटरी फीचर। ये ज़्यादा कंटेक्चुअल हो गया। नहीं तो वो तो जनरल हो गया। अब वो जनरल हो गया तो वही ना, कितना आप कंटेक्चुअल है ना वो चेक कर रहा है एग्जाम में, वहाँ पे बैठ के प्रोफेसर लोग। ये हो गया सीधे वो फील्ड दिए कि जो है ना फेडरल कहाँ पे है। बताइए एक तो बाइकैमरलिज्म है ना, एक तो है ना सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ना, 7 शेड्यूल है। बस क्या है इसमें। फिर बताइए कि कैसे सेंटर की तरफ टिल्टेड है। तो उसमें तो एक तो यही कि यही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट हैं, स्टेट में आई थिंक 52 के। हाँ बताइए कितने कम है। और दूसरी चीज़ जो आप बोल रहे हैं कि वो रेसिडुअरी पावर विद द सेंटर है ना। थर्ड चीज़ इमरजेंसी प्रोविजन में पूरा सेंटर के पास पावर आ जाती है ना। हाँ और इलेक्शन कमीशन। फोर्थ में लिख दीजिए कि ऑल इंडिया सर्विस, और खुद एक गवर्नर उसको अपन कौन करता है, प्रेजेंट करता है। ये तो फेडरल में एक खतरा है। लीजिए 4-5 पॉइंट हो गया, क्या ही है इसमें। हाँ बस हो गया। अब देखिए कि ये बताइए ऐसा किया क्यों गया है कि यूनियन को ज़्यादा पावर क्यों दी गई है। तो लिख दीजिए चूँकि भाई चूँकि क्या है कि ना कि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो इंडिया को अंडर वन हेड होल्डिंग टुगेदर हाँ रखने के लिए ऐसा किया गया है। सेकंड चीज़ के बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड अदर स्टेट एंड सुपरमेसी ऑफ द लॉ। 2-3 रीजन दे दीजिए। बाकी फिर लास्ट में कंक्लूजन कि देखिए अल्टीमेटली क्या है ना कि जैसे नीति आयोग ने बोला है कि जो है ना जो इंडिया का फेडरल होना चाहिए ना, वो जो है ना कोऑपरेटिव फेडरल होना चाहिए। सेंटर स्टेट आपस में कोऑपरेट करे और स्टेट आपस में कोऑपरेट करे, जिससे क्या होगा सबका साथ देखने में लिखा भी है, ऐसा नहीं सबका साथ सबका विकास। बस हो गया। अब बताइए आज के आंसर आप क्या रखते हैं, आपको हर चीज़ पता थी, बस मैटर वही स्ट्रक्चर और उस टाइम बाउंड के अंदर सोचिए इतना सोचना पड़ेगा। तो बस यही है। देखिए आपको बस वही में आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना था।